हेलो दोस्तों, अखंड भारत काउंटडाउन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये चैनल उस दिन शुरू हुआ है जिस दिन मोहन भागवत जी ने अखंड भारत 15 वर्षों में बन जाने की बात रखी थी, यानी कि 13 अप्रैल 2022। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो भारत में महान नहीं कहे जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी युद्ध नीति, रणनीति और वीरता की गाथाएं पढ़ पढ़ कर लोग अमेरिका तक को धराशायी कर देते हैं, यानी कि अमेरिका जिसे देश को आज के युग में हरा रहे हैं। दरअसल हम उस देश में रहते हैं दोस्तों कि जहां का इतिहास विदेशियों ने लिखा है और उन लोगों ने लिखा है जो सबसे जाहिल कही जाती है, जिन्होंने आज तक सुई का आविष्कार भी दुनिया में नहीं किया है। यानी कि हमारे इतिहास के रचयिता जो वास्तविक इतिहास लिखते थे उसको गायब करके लिखने मौलाना साहब हमारे भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। मौलाना, समझ गए ना, मौलाना मौलवी जो आजकल आपको लाउड स्पीकर छतों पर उतारते हुए दिख रहे हैं, मुतवल्ली टाइप के, ये लोग नेहरू जी को सबसे ज़्यादा अच्छे लगे कि ये भारत का इतिहास संभालेंगे और विदेश में पैदा हुए थे तो वहाँ से आकर के यहाँ का इतिहास ठीक कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने उस अकबर को महान बताया कि जिसको हर कदम पर इतनी पिटाई दी महाराणा प्रताप ने कि वो सपने में भी कांपता रहता था। सपने में भी उसके महाराणा प्रताप आते थे तो वो तमाम तरीके के दुआ और टोटके कराता रहता था कि सपने में महाराणा प्रताप ना आए। तो इसलिए बार बार महाराणा प्रताप से वो संधि की बातें करता रहता था, संदेश भेजता रहता था, लेकिन महाराणा थे झुकने को तैयार नहीं थे। तो आखिर क्या ऐसा था महाराणा प्रताप के पास, कौन सी ऐसी ताकत थी? सेना के नाम पर कुल 22,000 लोग और शक्ति के नाम पर अकबर के सोचिए कि 20वां अंश भी उनके पास नहीं था, 100वां अंश भी नहीं था उस वक्त। तो आप ये समझिए कि बहुत सारे सिपा सालार, छत्री सिपा सालार भी अकबर के साथ खड़े थे। तो कौन सी ऐसी ताकत थी जो महाराणा को महाराणा प्रताप बना रही थी, उनको शक्ति दे रही थी? वहीं आज के युग में अब कहानी हम उस ताकत को बताने से पहले आपको ले चलेंगे सुदूर पूर्व में वियतनाम। तो आपको यह तो पता ही होगा कि वियतनाम भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा था। यह हम सिर्फ क्लेम नहीं कर रहे, आज भी वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म है। इससे पहले हिंदू था, जबकि अब हिंदू धर्म के अनुयायी सिर्फ 70-80 हज़ार लोग ही वहाँ पे बचे हुए हैं। लेकिन क्या हुआ वियतनाम के साथ, कहानी क्या है, महाराणा प्रताप के साथ वियतनाम का क्या रिश्ता है, हम इस पर जानकारी देंगे। इतना तो यकीन जानिए साथियों कि अगर महाराणा प्रताप न होते तो भारत भी अकबर के हाथों कुचल दिया गया होता और वियतनाम भी अमेरिका के हाथों समाप्त कर दिया गया होता। कोई और बर्बर शासन या तानाशाही वहाँ राज कर रही होती, जैसा कि अमेरिका ने उस वक्त वहाँ कर रखा था। हालांकि आपने महाराणा प्रताप के बारे में ये जरूर सुना होगा कि उन्होंने घास की रोटियाँ खाई। घास की रोटियाँ खाने का उनको शौक नहीं था, यह रणनीति का हिस्सा था। यानी कि कहीं जंगल में, कहीं डीप जंगलों में ऐसी जगह रहते थे जहाँ उनका पता नहीं लगता था, लेकिन वो गुरिल्ला वारफेयर की तरह आक्रमण करते थे और निकल जाते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने आमने सामने के युद्ध नहीं किए। बहलोल खान जो सिपा सालार था अकबर का, उसको उन्होंने घोड़े सहित काट डाला था, आपको पता है। वह उज़्बेक और बहुत अपने आप को शस्त्र कला में और वीरता में निपुण मान रहा था और इवन उस समय के जितने भी सिपा सालार थे उनको वो परास्त कर चुका था युद्ध में अकबर के। लेकिन वो जब महाराणा प्रताप के सामने आया तो उसको अपनी औकात का अंदाज़ा लग गया और एक ही वार में सिर से धड़ तक घोड़े सहित वो चीर दिए गए थे। उसके बाद अकबर ने यह उचित समझा कि वो कभी खुद निकल करके उस युद्ध में महाराणा के सामने नहीं आया। तो ये महाराणा प्रताप की शक्ति थी। लेकिन आपको हम उनकी रणनीति पर ले चलते हैं वियतनाम, जहां एक युद्ध शुरू हुआ था सन 1955 में और वो चला 75 तक। वियतनाम के लोग बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन उन पर तरह तरह की औपनिवेशिक सत्ताएं उनके ऊपर काबिज थी। पहले फ्रांस काबिज था, उसके बाद वहाँ पर वामपंथ का उदय हुआ। फिर वामपंथ का उदय होते समय ही अमेरिका ने अपनी दखल दी और अपना एक पिट्ठू बैठाया तानाशाह के रूप में, या कहिए दक्षिणी वियतनाम में वहाँ पर एक अपना पिट्ठू बैठाया। और धीरे धीरे घटनाएं इस तरह डेवलप हुई कि अमेरिका को वहाँ अपने 5 लाख सैनिकों के साथ दखल देनी पड़ी और अमेरिका ने वहाँ जो कुछ किया वो इतिहास में एक बहुत बदनुमा दाग है। वहाँ पर चूँकि युद्ध इस तरीके के क्षेत्र में हो रहा था कि जहाँ यह आइडेंटिफाई करना मुश्किल था, इसमें कोई शक नहीं कि कौन योद्धा है कौन ग्रामीण है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जंगलों में ऐसे बम गिराए जो केमिकल वारफेयर में आते हैं, रासायनिक युद्ध में आते हैं, बैंड है। नापाम बम का पहली बार वहाँ गया कि जिससे अंग गल जाते थे।
खाल तक के झुलस जाती थी, जहाँ तक के उसका प्रभाव, जहाँ तक के छींटें पड़ जाती थी। तो इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था और वहाँ अब मजबूरी वहाँ की जनता के सामने थी, वहाँ की लीडरशिप जो छुपी हुई थी उसके सामने थी कि इनसे कैसे निपटा जाए। ठीक उसी वक्त वहाँ के एक व्यक्ति, वहाँ के नेतृत्व में जो अमेरिका से संघर्ष कर रहे थे, उनके दिमाग में एक बात आई, जो किताब उन्होंने पढ़ी थी भारत के महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी रणनीतियों के बारे में। वो नेतृत्व था हो ची मिन्ह का। हो ची मिन्ह ने डिसाइड किया कि हम अब महाराणा प्रताप की तरह इनसे निपटेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अकबर ने अपनी सारी ताकत, चूँकि वो शहंशाह था भारत का, बहुत सारी शक्ति उसके पास थी, उसने चारों ओर से घेराबंदी कर रखी थी, हर तरीके की बैरिकेडिंग कर रखी थी, उसी तरह अमेरिका ने भी हर तरीके की बैरिकेडिंग कर रखी थी। तो महाराणा कैसे सर्वाइव किए, कैसे जीते, उस बात को उन्होंने गंभीरता से पढ़ा और उन्हीं रणनीतियों को लागू करके अमेरिका को एक दिन 20 वर्ष की लड़ाई के बाद हरा दिया और अमेरिका को वहाँ से उल्टे पांव भागना पड़ा, छोड़ करके मैदान भागना पड़ा। साथियों, ये महाराणा की रणनीति ठीक उसी तरह जैसे अकबर भागा था। आपको किसी ने कहानी बताई आज तक? क्योंकि इतिहासकार हमारे विदेशी थे, मक्का मदीना से आए थे, इम्पोर्टेड थे, नेहरू जी को पसंद थे, नेहरू जी ने अपने ढंग से इतिहास लिखवाया और अकबर को महान बताया। वही अकबर की रणनीति भी थी जैसी अमेरिका की रणनीति थी, घेराबंदी करो, आर्थिक प्रभाव डालो। और महाराणा प्रताप की सबसे बड़ी जो रणनीति थी वो थी कि वो जानते थे कि सत्ता का जो केंद्र होता है, केंद्रीय व्यक्ति होता है, अगर उसको कहीं डैमेज कर ले गया कोई या उसको बंधक बना ले गया तो सारा जो सिस्टम है वो क्रैक कर जाता है, टूट। वो हमेशा अपने स्थान को शिफ्ट करते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कभी उन्होंने अपने ऊपर किसी भी ताकत को ओवर प्रेशर नहीं होने दिया और सत्ता जहाँ से वो चलाते थे, जो मेन व्यक्ति थे, वो हमेशा शिफ्ट करते, लेकिन कम्युनिकेशन उनका बना रहा जिस तरीके से। और इसी रणनीति को वियतनाम में अपनाया गया और कम्युनिकेशन बनाए रखा, उन्होंने मोबाइलिटी बनाए रखी और गोरिल्ला आक्रमण किए, छोटी छोटी टुकड़ियों से डैमेज करते रहे और मौका पड़ा तो अचानक उन्होंने बड़े वारफेयर भी किए संगठित तरीके से। एक दिन ऐसा भी था जब वियतनाम, उत्तरी वियतनाम की पूरी जो सेना थी, जो भी शस्त्र शक्ति थी, उसने दक्षिणी वियतनाम पर चढ़ाई कर दी थी जहां अमेरिका का नियंत्रण था। एक साथ सारे सैनिक ठिकानों पर बड़े हमले किए गए थे, आपको पता। इसी तरह कभी गोरिल्ला वारफेयर, कभी अचानक आक्रमण, शत्रु की समझ में नहीं आया कि कैसे इनसे निपटा जाए। इसी तरह महाराणा प्रताप की रणनीति थी। और भी गहराई में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा, जब वहाँ के राजदूत भारत आए तो भारत में उनको घुमाया गया, लाल किला, वो जो गांधी जी का जो है अपना समाधि स्थल, राजघाट वगैरह जगह है, और फिर कहा गया ताजमहल। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बताओ कि यहाँ पर महाराणा प्रताप की जो समाधि कहाँ है, उनका स्थल कहाँ। तो ये पूछने पर लोग चौंक गए कि ये आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उन्होंने पूरी बात वहाँ रखी। और जब भी आप सुनेंगे और जानेंगे, लेकिन भारत में इन चीज़ों को आपको कभी नहीं बताया गया। अगर बाहर से वियतनाम से होकर ये बात ना आती, ये चीज़ें ना आती, तो आपको शायद ये भी पता न चलता कि अगर आज महाराणा प्रताप जैसा प्रतिभाशाली लीडरशिप हमारे पास होता तो वो अमेरिका को हराने में सक्षम था, अपनी हिम्मत, अपनी साहस, अपनी रणनीति के दम पर, न केवल पावर के दम पर। तो अमेरिका को वियतनाम ने हरा दिया हमारे महाराणा प्रताप के दम पर, हमारे शिवाजी की रणनीतियों के दम पर। और हम अकबर महान पढ़ते पढ़ते क्या से क्या हो गए। साथियों, मैं अंत में ये बात जोड़ना जरूर चाहूँगा कि वो वियतनाम हमारे भारत का, अखंड भारत का हिस्सा था, इसलिए उनको कहीं ना कहीं यहाँ से कनेक्ट थी, इतिहास की जानकारी लेने की इच्छा थी, उन्होंने ली, उन्होंने उसका लाभ लिया, हमने उसका नुकसान उठाया। और आज हम ऐसी स्थिति में है कि अब जा करके सोशल मीडिया के आने के बाद चीज़ें थोड़ा थोड़ा खुल रही है। एनसीईआरटी से लेकर के सीबीएसई बोर्ड की तमाम सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है, इतिहास को ठीक किया जा रहा है। सोच लीजिए ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये हमारी लीडरशिप की जिम्मेदारी नहीं थी, जिन्होंने धर्म के नाम पर देश बांटने के बाद भी इतिहास को बौना किया, इतिहास के महान दिग्गजों को बौना किया, हमारी पीढ़ियों को कुसंस्कारित किया। फिर भी जब भी जागे उसे सवेरा कहते हैं। हमने आपको महाराणा प्रताप की महान रणनीतियों के बारे में बताया, जो आज पूरी दुनिया में फॉलो की जा रही है, लेकिन हम भूल चुके हैं। साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथियों तक शेयर करके पहुंचा जरूर दीजिएगा। साथियों, फिर मिलेंगे इसी जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।